हेलो हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। वीक का आखिरी दिन आ चुका है, क्लासेस का 5वां दिन आ चुका है इस हफ्ते की का। और ऐसे में आज जो मैंने आपको अब तक सिखाया है, एक बार आपका टेस्ट लेकर और अगले हफ्ते यानी कि जब सोमवार को आपको लाइव ट्रेड में बिठाया जाएगा, उससे पहले जो पढ़ा है उसको जांचने का आज थोड़ा सा मन है। कल जो प्रॉमिस किया था कि आपको प्रॉफिट चार्ट बना के दिखाएंगे वो सिखाएंगे। कल वादा किया था आपको डेल्टा सिखाएंगे वो सिखाएंगे। तो आज के टास्क काफी सारे हैं, तो संभवतः आप सभी लोग बढ़िया से तैयार हैं और आज की क्लास में हम एंट्री मारने को तैयार हैं। तो बिना कुछ बोले बिना कुछ किए आपकी एंट्री सबसे पहले आज के पहले सवाल के साथ मैं कराना चाहूंगा, सो दैट आप लोग अपने नॉलेज के परीक्षण के साथ आज के सेशन में एंट्री मारें, क्योंकि मैं ज्ञान तो बहुत देर से दे रहा हूं, समझ मिले कि आपने कितना सीखा। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मैंने आने से पहले 4 सवाल लिखे हैं और 4 सवाल क्योंकि मुझे लगा कि एक बार चेक कर लिया जाए। स्क्रीन एक बार ढंग से देख लीजिए, 27 तारीख के 4 सवाल हैं, अभी जस्ट एंट्री करने से पहले ही आपके लिए लिखे गए हैं, तो एक बार के लिए इन क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन मैं बोलता चल रहा हूं, आपको कमेंट में आंसर देना, जल्दबाजी नहीं करना है। इसमें जल्दबाजी मतलब सौदे में जल्दबाजी, है ना? तो आप सबको ये सब चीजें पढ़नी देखनी होती हैं, उसी के आधार पर अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट लॉस और प्रॉफिट। मुझे नहीं पता क्या होगा। क्वेश्चन पहला ही है, हमने कॉल ऑप्शन परचेज किया है। कॉल ऑप्शन परचेज करने में स्टॉक का प्राइस जिस समय मैंने परचेज किया उस समय ₹500 प्रति शेयर था और मैंने कॉल परचेज की थी 450 प्रति शेयर की। तो पहला सवाल तो दिमाग में यही आ जाना चाहिए, मतलब मैं बताऊंगा नहीं, आप अपने हिसाब से सोचें। नंबर दूसरा, प्रीमियम मैंने ₹0 पे किया है, मैंने प्रीमियम ही पे नहीं किया। हाउ लकी आई एम, मुझे प्रीमियम पे नहीं करना पड़ा और मैंने कॉल परचेज कर लिया। और कॉल परचेज कर लिया, अब आपसे डील की जा रही है कि आपके सामने जो स्टॉक प्राइस है वो ₹500 प्रति शेयर रह जाती है 26 दिसंबर के दिन। यानी कि जिस दिन मैंने आपसे इन शेयर को बेचने की बात कही है, महीने का आखिरी थर्सडे आ गया और ये जो सेल्स मैंने ये परचेज किया था, ये 1 दिसंबर 2024 को किया था। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, 26 दिसंबर के दिन आपके सामने कंडीशन है और इस समय जब आपने ये परचेज किया ₹500 प्रति शेयर में, मतलब आपके सामने स्ट्राइक प्राइस ₹500 प्रति शेयर टच कर चुकी है। आपसे प्रॉफिट और लॉस पूछा जा रहा है। एक तो आपको ये आंसर देना है और एक आंसर आपको ये देना है। पहले आप ए का आंसर दें कि आपको कितना नुकसान या फायदा हुआ। आपसे पूछा जा रहा है आप कौन है जिन्होंने कॉल परचेज किया है। आपने कॉल परचेज किया है, दैट मींस यू आर ए बायर। आप बायर हैं, आप सेलर की तरफ से नहीं खेल रहे हैं, बायर की तरफ से खेल रहे हैं। ध्यान से करिएगा, एक भी गलती सौदे में नुकसान पहुंचाएगी। बहुत सारे लोग जीरो लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग ₹50 का फायदा, फायदा है तो 50 प्रॉफिट लिखें और 50 नुकसान है तो 50 नुकसान लिखें। नुकसान को -50 भी लिखा सकते हैं आप मेरे को और प्रॉफिट को +50 भी लिखा सकते हैं। तो प्रॉफिट और नुकसान बायर के पक्ष में आपको बताना है। आप खरीदने वाले हैं, खरीदार हैं, आपने कॉल ऑप्शन परचेज किया है, आपने कॉल ऑप्शन 450 प्रति शेयर में परचेज किया है, कोई प्रीमियम आपने पे नहीं किया है। ऐसे में आपसे प्लस माइनस पूछा जा रहा है, तो बेहतर होगा कि मैं इसके ऑप्शंस का पोल क्रिएट करा लूं, क्योंकि आप लोग अगर भाई इसमें मुझे कंफर्म तो पता नहीं चलेगा कौन किस साइड है, तो मैं ऑप्शन के पोल क्रिएट करा लेता हूं। पोल में मेरे पोल्स के ऑप्शंस रहेंगे, मैं बता देता हूं। क्योंकि आप में से अधिकांश लोग जीरो लिख रहे हैं तो मैं जीरो लिख देता हूं। कुछ लोग ₹50 का प्रॉफिट लिख रहे हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट को मैं प्लस में बता देता हूं। ये बायर के पक्ष में बात कर रहा हूं, तो 50 प्लस जो है वो प्रॉफिट है। सी ऑप्शन -50, इसको लोग लॉस भी कह रहे हैं, यानी कि ₹50 का लॉस हो गया बायर का। और डी ऑप्शन नन। अब ये नन वाले वो हैं जिन्हें पता ही नहीं चल क्या रहा है। देखो, परीक्षाओं की तैयारी में तो ये नन वाला ऑप्शन काम का होता है। क्यों काम का होता है? क्योंकि मुझे नहीं पता सर, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप समझाओ। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं और आप नन बनकर बैठे हैं, तो आप सही मायने में किसी काम के नहीं बचे। क्यों? क्योंकि आप पैसा फिर डुबोएंगे ही, क्योंकि आपको खेला ही नहीं पता चल क्या रहा है और आप जाकर के वहां मूक दर्शक बनकर बैठ गए, तो निश्चित ही दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैंने आपके सामने ये 4 परिस्थितियां लिख दी हैं। ध्यान दीजिए, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं और आप भी जल्दबाजी मत करिए, पेशेंस के साथ सोचिए। पहला कंडीशन पूछा गया केस 1 के बारे में, जब आपने कॉल परचेज किया हुआ है 450 का, ऐसे में स्ट्राइक प्राइस 500 पर आपको शेयर बेचना पड़ रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है बायर को फायदा होगा, नुकसान होगा, कोई फायदा नुकसान नहीं होगा, क्या होगा? तो बेहतर है कि मैं अब आपके सामने पोल क्रिएट कर देता हूं। देखता हूं कितने लोग इस बात को सही से समझ पाते हैं। आपके सामने पोल आ रहा है विद करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। इतनी देर से जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसकी केस स्टडी है कि आप लोग क्या सीखे। हाँ भाई, लेट अस स्टार्ट। सबने कर लिया, 30 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए, इसलिए बढ़िया से सभी लोग समझ लें। करें भाई? ठीक है, गोइंग। लो जी, करो। रिजल्ट शो करना है, परेशान मत होइएगा। 16% लोगों का जवाब सही है। रिजल्ट आपके सामने है, देखिए। और आज की पढ़ाई को शुरू किया जाए, क्योंकि इसका मतलब आप जो पढ़ रहे हैं ना तो उसका रिवीजन कर रहे हैं, ना उसका शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। ये प्रूव हो जा रहा है और ऐसे ही स्थिति में बाद में दोष दिया जाता है कि साहब हमें तो सिखाया ढंग से नहीं गया था, अदरवाइज पता नहीं हम क्या ही करते थे। चलिए कोई बात नहीं, आप जो भी करते, आपके डाउट्स दूर करना भी मेरी जिम्मेदारी है। देवेंद्र देवानंद जी हैं, वो पकड़ गए हैं, कमेंट बॉक्स में वो लिख भी रहे हैं। रिजल्ट मैं शो कर चुका हूं। उमेश जी, अगर आपको जॉब को नहीं दिखा है, जिनको पोल नहीं दिखा है, हो सकता है साहब आपके दिक्कत हो रही हो, कोई बात नहीं। जिन्हें दिखा 250 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, मात्र 250 ने ही पार्टिसिपेट किया। पोल के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा संयोग है और को पोल ही नहीं दिखा। टेक्निकल टीम इस पर भी थोड़ा ध्यान दे कि लोगों को पोल क्यों नहीं दिखा। चलिए, तो अब यहां पर एक ही सबसे बड़ा सवाल कि सर आपने ₹50 का लॉस बताया है। द करेक्ट आंसर इज ₹50 लॉस। ये कैसे हुआ? कोई बात नहीं, जिन्हें नहीं दिखा मुझे पता चल रहा है। टिंकू, सुभाष, पूनिया सभी का मुझे दिख रहा है कमेंट, जिनको पोल नहीं दिखा मैंने टेक्निकल टीम को बोल दिया है, वो एक बार चेक करा लीजिए, ठीक है? हाँ जी। और जावेद अली लिख रहे हैं कि सर आपने जो कहा ठीक है, लेकिन यहां पर प्रीमियम जो बताया है आपने, वो प्रीमियम तो आपने मात्र 0 बताया है। जब मैंने अपनी जेब से कुछ दिया ही नहीं, तो मेरा लॉस कैसे हो सकता है? इसका मतलब हम लटपटा गए, क्वेश्चन थोड़ा टफ था और हम जल्दबाजी में मारे गए। कोई बात नहीं, जिनको पोल नहीं दिखा, बहुत सारे बच्चों को नहीं दिखा, मतलब 10% के आसपास भी लोगों को नहीं दिखा, बड़ी दिक्कत है ये, कोई बात नहीं। अब समझ लीजिए, पहले जो समझ गए हैं वो खेल गए।
जिनको लॉस पता ही नहीं चला कि मेरा लॉस क्या हो गया। यस, यस, यस। तो सबसे पहले एक-एक करके हाँ, अब लिख रहे हैं राहुल कि सर हम भूल गए थे कि ये आईटीएम है। अब जो समझ रहे हैं वो समझ पा रहे हैं कि सवाल दिख आसान रहा था लेकिन इसमें झोला बहुत था। ये हम पहले लिख करके रखे मतलब आप सोचिए कि आपको जो मैंने इतने दिन पढ़ाया उससे मैंने एक सवाल बनाया और सवाल इसलिए कि मैं रिवीजन कराता हूं हर बार आकर 10 मिनट एक बार जरा चेक कर लें ये कितना करके आते हैं। तो भाई साहब जरा सोचें, आपसे कहा गया था कि शेयर की प्राइस ₹500 प्रति शेयर है जिस समय आपने स्टॉक परचेज किया उस समय शेयर का प्राइस चल रहा था ₹500। आपने फिर भी कॉल परचेज किया। जब कॉल आप शेयर प्राइस से नीचे परचेज करते हैं तो आपको उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पे करनी पड़ती है, मैंडेटरी है। तो यहां पर ऑटोमेटिक आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे गया और वो ये था कि इस शेयर का इंट्रिंसिक एक वैल्यू है जो कि मुझे पे करनी थी, यही आप लोग भूल गए। इसीलिए जब मैंने ऑप्शंस दिए तब भी 50 लिखा, क्या पता आप उस 50 पर नजर डाल पाएं, लेकिन जिन्होंने नहीं डाला वो अपना नुकसान कर गए। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि आपने खरीदते समय ही अपने स्तर पर ₹50 प्रति शेयर पे कर चुके थे। मतलब आपका भुगतान ₹50 प्रति शेयर का हो चुका था। ये बात पहले आप समझने का प्रयास कीजिए कि भाई मैंने ₹50 तो पे कर दिए थे। अब जब आपने ₹50 पे कर दिए हैं तो भाई साहब प्रीमियम भले ही 0 हो, आपकी जेब से ऑलरेडी 50 जा चुके हैं और आपको मुनाफा तब होगा जब ये 500 का जो शेयर है, ये ₹500 क्रॉस कर जाएगा। आपका कॉल ऑप्शन में मुनाफा कब होता है? जब जो आपने अब इसको आसान करते हैं। मान लीजिए कि अब आपको कब समझ में आता है क्योंकि आपको आदत है कॉल को ओटीएम पर परचेज करने की, ऑन द मनी परचेज करने की। मैंने परचेज कहां करा दिया? आईटीएम पर परचेज करा दिया। आपको आदत क्या है? ओटीएम पर परचेज करने की। ओटीएम का मतलब होता है कि मान लो मैं 520 पर आपको परचेज करा था कि भाई 520 क्रॉस कर गया तब जाकर मुझे प्रॉफिट होगा। क्लियर मेरी बात? अब 450 का अगर आपने कॉल परचेज कर रखा है तो कॉल परचेज करते समय आपने ₹50 बट ऑब्वियस है कि इंट्रिंसिक पे किया हुआ है। आपने खुद ने इंट्रिंसिक पे किया हुआ है कीपिंग इन माइंड कि 500 से ऊपर जितना भी जाएगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। 500 का क्यों 450 का क्यों नहीं? क्योंकि 450 से 500 के बीच में जो भी है वो मेरा प्रॉफिट हो नहीं सकता। मुझे तो ये ध्यान में रखते हुए ही चलना है कि ये 500 से ऊपर जाएगा तो ही प्रॉफिट है। अब यहां पर बहुत सारे दिमाग में जो बचे रह गए प्रश्न थे वो एक साथ निकलने शुरू हुए कि सर वो बेवकूफ आदमी था क्या जिसने 450 में खरीदा? बेहतर होता कि ₹10 के प्रीमियम पर ही ओटीएम परचेज कर लेता। रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है बेटा, आज रिकॉर्डिंग ऑन है हर्ष। पहला सवाल जो आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी तरीके से समझना चाहिए जो मैं आपको यहां बोल रहा हूं वो क्या है कि सर एक बात बताएं कि ये आदमी बेवकूफ था क्या जिसने 450 प्रति शेयर में आईटीएम परचेज किया ₹50 का नुकसान उठा लिया? सर मुझे तो ये बेवकूफ लगता है। मैंने कहा अच्छा सर मुझे ओटीएम वाला ज्यादा सही लगता। क्यों भाई? 520 का अगर वो ओटीएम परचेज करता तो 10 रुपए का मान लीजिए उसका प्रीमियम होता तो उसका ₹10 का प्रीमियम ही डूबता, ओटीएम क्रॉस होता तो ही नुकसान होता, अदरवाइज नहीं। तो आईटीएम वाले ने क्या बेवकूफी की? मैंने कहा बेटा आप ओटीएम कितने पर परचेज करना चाह रहे हो? 520 पर। आईटीएम वाला 1.5 शाना है। आपको उसने ये देखा और इसी चीज को मैं आपको मंडे की क्लास में सिखाऊंगा कि किसने कितने रुपए पे कॉल लिया हुआ है, उसका जो वॉल्यूम है उससे समझदार लो। बड़ा खेल है ये, समझे? अपन जिस दिन लाइव ट्रेड दिखाएंगे ना उस दिन आपको दिखाएंगे कि 520 पर खरीदने वाले लोग कितने ज्यादा हैं। अगर 520 पर खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं, मैंने समझदारी की, मुझे समझ में आ गया कि 520 की तो लाइन लगी पड़ी है। इसका मतलब शेयर का प्राइस जब खरीदार ज्यादा है तो बढ़ना तय है। भाई बल्क में लोग खड़े हैं, वॉल्यूम दिखाएंगे आपको उस दिन लाइव ट्रेड में, ठीक है? ऐसे में जब 520 की भीड़ ज्यादा है तो मैं चलता हूं पीछे। क्यों? क्योंकि ये तय है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा क्योंकि रीडिंग्स कर लिया आपने, वॉल्यूम देखकर कितने लोग लाइन में खड़े हैं। और जब आपने वॉल्यूम देख लिया कि इतने खड़े हैं तो आपको एक खेल और समझ में आया क्या कि मुझे पता है कि 520 तक तो जाएगा लेकिन ये जितने भी ऑप्शन बायर खड़े हुए हैं ओटीएम वाले, इन्हें मुनाफा तब होगा जब 520 प्लस ₹10 का प्रीमियम यानी 530 क्रॉस करेगा तो ये प्रॉफिट बनाएंगे। अपन चलते हैं पीछे। किधर चलते हैं? 500 से नीचे चलते हैं। 500 से नीचे गए 450 पे पहुंच गए। वहां जाकर आईटीएम परचेज कर लिया। आईटीएम परचेज करने वालों को इज्जत दी जाती है। यार यार तुम बड़े साहसी हो, तुमने इतनी हिम्मत की है कि हमारे बारे में इतना नेगेटिव सोचा है तो तुम्हें हम प्रीमियम मिनिमम देंगे। मतलब तुमको प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है, तुम अपना प्रीमियम कम से कम पे करो। इसलिए मैंने यहां पर जीरो प्रीमियम लिखा है। क्यों? क्योंकि पता है कि यार तुम्हारी जेब से ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू जा रही है। तुमको पता है कि मार्केट 500 पर शेयर लेकर चल रहा है, तुम 450 का कॉल ले रहे हो, ₹50 का तो साहस तुमने डे वन पर दिखा दिया है। और जब ₹50 का साहस दिखा रहे हो तो चलो तुम्हारा प्रीमियम माफ किया क्योंकि मुझे एज ए सेलर दिख रहा है कि बेटा 500 से नीचे तो नहीं जा रहा क्योंकि 520 वाले लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। पहले यहां पर थम्स अप करो, ये बात समझ में आई कि नहीं? कमलेश लिख रहा है कि हु टेक्स द इंट्रिंसिक वैल्यू? द सेलर इन ऑप्शंस केस, इन कॉल ऑप्शन केस। जो सेलर है ना वो इंट्रिंसिक पैसे को रख लेता है, उसकी कमाई प्रीमियम नहीं, इस बार इंट्रिंसिक वैल्यू है। गहराई से समझना इस बात को, फिर से आगे बढ़ रहा हूं, फिर से सुनना। शाबाशी क्या दी जा रही है इस बायर को, खरीदार को कि खरीदार तुमने पहले ही यार जब दुनिया को दिख रहा है कि 520 जा रहा है और तुम फिर भी साहसी बनकर आए हो तो तुम्हें इज्जत मिलनी चाहिए। तुम उल्टी नाव चलाने को तैयार हो, लहर इस तरफ बह रही है, तुम उल्टी दिशा में चलने को तैयार हो तो यार तुमको प्रीमियम हम 0 दे रहे हैं कि जाओ बेटे खुश रहो। आप भी खुश। अब आपका प्रीमियम नहीं लगा, यही आपका लालच था। लालच कैसे था? अब ऐसे समझो। 500 से ऊपर 530 क्रॉस करेगा, 520 ये प्लस ₹10 का प्रीमियम ओटीएम वाले ने पे किया है। ओटीएम वाले का प्रीमियम हमने कितना मान रखा है? ₹10। तो 500 जो ₹10 ओटीएम वाले का प्रीमियम है, 520 पर अगर ओटीएम ने परचेज कर रखा है जिसकी भीड़ खड़ी है, वो 520 प्लस 10 वो 530 पर जाके प्रॉफिट लेगा और मैंने सांत्वना पुरस्कार लेते हुए 450 पर आईटीएम करके खुद को 500 से ऊपर रेट जाते ही प्रॉफिट में डाल दिया। अर्थात ये 500 से 505 भी गया। 530 का इंतजार ही नहीं आईटीएम वाले को, तो वो भी उम्मीद यही कर रहा है कि बेटा तुम आगे बढ़ो, बेटा तुम आगे बढ़ो। यानी कि वो भी नहीं चाहता है आईटीएम वाला जिसने कॉल परचेज किया है कि तुम 500 से नीचे आओ, वो भी चाहता है कि तुम आगे बढ़ो। यहां पर खड़ा हुआ जो कॉल बायर है 520 वाला, वो भी चाहता है कि तुम आगे बढ़ो। सब चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो। पुट वाला चाहता है कि पीछे चलो। हम तो केवल कॉल की बात कर रहे हैं। कॉल में इधर की तरफ 520 वाला ओटीएम भी चाह रहा है, भैया और थोड़ा और 530 से पार करो। ये क्या कह रहा है? 500 पार कर दो बस। तुम 500 भी पार कर गए, बेटा मैं भुगतान खा जाऊंगा अपना। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो जैसे ही 500 से पार निकला, आईटीएम वाले को तुरंत ₹5 का ही सही प्रॉफिट होना शुरू हो गया। मतलब जो आईटीएम परचेज करते हैं, जो कॉल परचेज करते हैं, होते तो वो भी बुल ही हैं। वो भी चाहते हैं कि मार्केट ऊपर उठे, बस वो प्रीमियम के लालच में नीचे आ जाते हैं। वो प्रीमियम के लालच में नीचे आ जाते हैं। लेकिन कई बार
जब बुल और बियर की फाइट हो और गलती से पुट वाले उसको खींच के नीचे ले जाए, आओ बेटा नीचे खींच करके, अगर वो नीचे पटक गया तो भाई जो इनका 450 था, ये तो लेकर बैठे थे ₹50 पहले ही पे करके बैठे थे। अब अगर ये स्ट्राइक प्राइस 500 ही रह गया होता, तो भाई आप ₹500 पे ₹50 तो पहले ही पे करके बैठे थे। इनकी कमाई 450 से 500 के बीच में कुछ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। इनकी कमाई तब है जब 500 से ऊपर निकले। मतलब आईटीएम वाला इंट्रिंसिक मनी पे कर चुका है, जो आपको दिखा नहीं। इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक रूप से जो दिखता नहीं है, गुप्त ऊष्मा है एक प्रकार की, वो इनहेरेंट है, वो अंदर चली गई, आपको दिखी नहीं, वो पे कर चुका है। इसी कारण से ये सारा खेला हुआ है। अर्थात अब आप इस केस को समझ गए, मैं मतलब ज्यादा इसको खींचूंगा नहीं। अब दूसरे पे आ जाओ। केस दूसरा है, फिर से सवाल दिखा गया है, केस दूसरा। अब मान लो स्ट्राइक प्राइस 550 चली गई। क्या चली गई? 550। आपसे पूछा गया है, जो बायर है यानी कि कॉल बायर है, जिसने 450 का कॉल परचेज किया हुआ है आईटीएम पर, जिसने ₹50 का जीरो प्रीमियम 550 पर उसने कॉल प्राइस खरीदा हुआ है आईटीएम पर। अब कॉल चला गया 550, उसका प्रॉफिट अथवा लॉस बताएं। ढंग से देख लो भाई। पोल कराऊं? पोल करा रहा हूं भाई। यही 4 ऑप्शन है, पोल देख लो भाई। तो मैं डी में एक आंसर लिखना भूल गया, ₹100 लिखना था मुझे, सॉरी। ₹100, डी इज द 100। पोल दिखा कि नहीं दिखा? ठीक है, कुछ को दिखा। कुछ ही को पोल दिखा। एक्चुअली हो सकता है आपके ना चैट के बगल वाले ऑप्शन पे पोल का ऑप्शन है, तो आप उसको क्लिक कर लीजिए, या तो अब तो निकल गया वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, पोल में कोई दिक्कत हो सकता है। फिर से सवाल सुन लीजिए। कोई बात नहीं, आपने कमेंट में आंसर दिया, कोई बात नहीं। पॉइंट समझे? आपसे फिर सवाल कहा गया। इस बार स्ट्राइक प्राइस 550 चला गया। आपने कॉल लिया हुआ था 450 पे। आपने 450 पे कॉल लिया था जब शेयर 500 का था। इसका मतलब ₹50 तो आप ऑलरेडी पे कर चुके थे। 550 होने का मतलब है कि 500 से ऊपर जैसे ही 550 गया, यानी कि ₹50 ऐड हुआ। ₹50 ऐड होना यही आप चाहते थे। याद रखिए, जितने भी कॉल ऑप्शंस हैं, वो सब यही चाहते हैं कि मार्केट ऊपर चढ़े। वो सब यही चाहते हैं कि उनका लाभ बढ़े। उनका लाभ कब बढ़ेगा? जब शेयर स्टॉक प्राइस को क्रॉस करके रखेगा। मतलब जब भी स्ट्राइक प्राइस स्टॉक प्राइस से ऊपर रहेगी, तभी वो कल्पना कर सकते हैं कि उन्हें लाभ होगा। और उन्हें लाभ के लिए 550 का अगर शेयर चला गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ₹50 तो वो ऑलरेडी पे कर चुका था। चूंकि ₹50 वो स्टॉक प्राइस पर पे कर चुका था, तो उससे हमारा लेना देना कुछ है नहीं। हमको दिखता क्या है? 450 था, 550 चला गया, कॉल परचेज किया था, 100 का मुनाफा हुआ। टेक्निकली वो 50 पे कर चुका है, इसलिए 50 हटा दो, 50 ही उसका मुनाफा है। इसीलिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां तक समझ में आया? सुनील जी, सर केस वन का आंसर जीरो आना चाहिए। जीरो तब आता जब मैं आपको प्रीमियम में ही इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस प्रीमियम बोल करके रखता। मैंने यहां पर आपके सामने बिड प्राइस नहीं लिखा है। मैंने बिड प्राइस जीरो नहीं लिखा हुआ है यहां पर। है ना? प्रीमियम जीरो है, इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने लिखी नहीं थी, ये मानते हुए कि जब कॉल आप देख रहे हैं, तो कॉल में खुद से ये बात मेंशन्ड है कि स्ट्राइक शेयर प्राइस से स्टॉक प्राइस से नीचे का कॉल परचेज कर रहे हो, तो डेफिनिटली आपने इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें दी गई होगी। समीर तानपुरे लिख रहे हैं कि केस 2 समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, समझो ध्यान से। कॉल का मतलब है हर आदमी जो ये चाहता है कि शेयर का भाव बढ़े। कॉल का मतलब ये होता है कि आप पॉजिटिव साइड खड़े हो। आप सारे के सारे बुल हो, जो चाहते हो कि मार्केट ऊपर चढ़े और जितने का कॉल हमने लिया उसको क्रॉस कर जाए। तो 450 वाला डे 1 से ये चाहता है कि मेरा 450 को क्रॉस ही करे। उसका तो नुकसान कब बढ़ेगा? जब 450 से भी नीचे चला जाएगा, तब तो वो बुरी तरह मरेगा। ठीक है? कॉल का सीधा सा अर्थ ये है। लेकिन अगर 450 वाले ने 500 का शेयर 450 में खरीदा है, तो खरीदा क्यों? आंसर था क्योंकि उसे पता था कि भाई मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू भले ही जा रही हो, लेकिन मुझे 500 का शेयर मिल 500 में ही रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है, क्योंकि मैंने प्रीमियम तो पे किया नहीं। तो वो प्रीमियम भी बचाने जब निकला, तो वो समझदारी एक्स्ट्रा दिखाया कि प्रीमियम को जीरो करना है, तो चलो आईटीएम पर ले लेते हैं। आईटीएम पर क्यों ले लेते हैं? क्योंकि ओटीएम में बड़ा वॉल्यूम खड़ा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग खींचने वाले खड़े हैं, जो कह रहे हैं कि 520 में हमें दे दो। 520 में बेचने के लिए तैयार काफी सारे लोग खड़े हैं। तो जब वहां पर इतने लोग खड़े, तो वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा करके आईटीएम परचेज कर लिया। आईटीएम परचेज कर लिया 450 पे, लेकिन इसका मतलब था कि 500 के लिए उसने ₹50 अपनी जेब से पहले पैसे पूरे किए। ठीक है? अब आज ऐसे में अगर वो 550 पार कर जा रहा है, मतलब अगर वो शेयर प्राइस स्ट्राइक प्राइस 26 दिसंबर के दिन 550 पार कर गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि शेयर प्राइस से स्ट्राइक प्राइस ₹50 ऊपर निकल गया। 50 ऊपर निकल गया, 50 की इंट्रिंसिक वैल्यू जो थी, वो 450 से 500 को मैनेज की। ऊपर जो भी निकला वो उसका मुनाफा रहा। अब भी नहीं समझ में आ रहा है, तो थोड़ा ठंडे दिमाग से समझ लीजिएगा। ठीक है? सर अगर बस एक बात बताओ कि कॉल 450 का लिया, तो मुझे 500 पे करना पड़ेगा या 550? अच्छा, आप कंफ्यूज सुनील जी, पता है किस बात पर हो रहे हो? आप कंफ्यूज इस बात पर हो रहे हो कि कॉल 450 का लिया, तो मुझे 500 पे करना पड़ेगा 550। ये स्ट्राइक प्राइस है 26 दिसंबर की। आपने इसके हिसाब से पे किया है हमेशा। जब आपने कॉल परचेज किए थे ना, उस समय स्टॉक प्राइस जो था, उसके हिसाब से पे करना पड़ता है। अगर आपने 450 का पे किया हुआ है, यानी कि कॉल 450 पर आपने लिया है, तो आपने कॉल 450 का लिया है, इसका मतलब इस स्टॉक प्राइस वर्सेस कॉल प्राइस के बीच का जो डिफरेंस था ना आईटीएम, वो पे किया है। यहां प्रीमियम जीरो लिखने का मतलब ये था कि आपको ये कंफ्यूज किया जाए कि फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो सारी भीड़ इस पे आ जाएगी। स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, वो लाइव करके दिखाएंगे। ठीक है? हाँ जी, एक बार के लिए थम्स अप करिए। मैं मानता हूं ये सवाल आपका दिमाग खराब कर देगा, इसलिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल तो रहा है, इसको फिर से पढ़िएगा, है ना? 2-4 बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा मंडे को फिर समझाएंगे, क्योंकि ये तो सब आपको एज इट इज मिलना है। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन नंबर दूसरा आ रहा है। ये सारा क्या था? कॉल ऑप्शन था। कॉल का मतलब जो सकारात्मक साइड चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमने इसके ऊपर जाना है, ये वो सारे लोग थे। भाई एक बार के लिए थम्स अप करें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जिनका दिमाग चौक मार गया, देखो मैं फिर से कह रहा हूं, इन सब चीजों में चूंकि चौक मारती हैं चीजें, दिमाग सन्न हो जाता है। कोई बात नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना, ठंडे दिमाग से फिर से शुरू करते हैं, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। कोई वरी नहीं है, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। हाँ, अगर 450 से नीचे चला गया, 450 से नीचे चला गया, तब तो इसकी बेचारे की बहुत हालत खराब। आईटीएम तो पहले से पे कर रखा है, और नीचे चला गया तो दोहरी मार हो जाएगी। एक व्यक्ति बोल रहा है 450 में ही अगर हो गया, तो भी उसका नुकसान हो रहा है। तो भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि समझदारी में वो ₹50 दे के बैठा हुआ है। 500 भी जा रहा है, तो भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो ₹50 दे के बैठा हुआ है। अच्छा, मैं समझ गया। आप लोगों को क्या लग रहा है ना, मैं क्लियर हो गया, मैं क्लियर हो गया, मैं क्लियर हो गया। आप कहना ये चाह रहे हो, ओके, 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 मैं समझ गया, मैं समझ गया। आप उसको लॉस को अलग तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप में से अधिकांश लोग जिस बात को कन्फ्यूजन में ले गए, मैं उसको क्लियर कर देता हूं। 450, 500 का 450 अगर हुआ है, आप कहना चाह रहे हो कि 50 तो वो पहले ही खा चुका था, 50 दे चुका है। अब अगर वो 500 में बिक रहा है, तो वो तो रिकवर हो रहा है ना सर।
यानी कि -50 से +50 हो रहा है, तो वो तो रिकवर हो रहा है। 500 पर तो वो 0 ही लॉस में रहा है। मैं समझ गया आप जिस बात को लेकर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, वो क्या है कि अगर 500 का शेयर 450 में गया है, आईटीएम किसी ने परचेज़ किया है, आईटीएम परचेज़ किया है, तो इसका मतलब ओके, 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 गेटिंग योर पॉइंट। समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया। आप लोग जो इस सवाल को बार-बार लिख रहे हो ना, गेटिंग योर पॉइंट। आप लोगों का कहना ये है कि 500 का शेयर जब 450 में खरीद लिया, ठीक है ना? यही कहना चाह रहे हो? यस, 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 यस। मैं समझ गया आप लोग का क्या कहना है और मेरा क्या कहना है। मैं दूसरे तरीके से कहना चाह रहा हूँ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि 450 वाले ने 500 का शेयर 450 में खरीद के ₹50 पहले से ही पे किए हुए हैं, तो उसे कोई मुनाफा नहीं हुआ, उसके ₹50 इंट्रिंसिक के अंदर घुस गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हो कि 500 का 500 ही हो गया। इसका मतलब वो चाहता था 450 आकर के फिर जो बने वो मुनाफा बने। इसको हम अलग से एक बार करके देख लेते हैं। आप जो कहना चाह रहे हो वो सारी केस को हम ले लेते हैं। 500 का शेयर था, कंडीशंस को यहाँ पर 450 कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं पॉइंट को अच्छे से समझ चुका हूँ और हम सारी बातों को यहाँ पर लिखते चलते हैं। ठीक है? चलिए कंडीशन नंबर 1 अगर आईटीएम परचेज़ किया था, कॉल परचेज़ किया था, ये कॉल प्राइस है। ओके। मैं जिन लोगों के जो सवाल आ रहे हैं ना जिस स्पीड से उस सवाल को ले रहा हूँ। कॉल प्राइस 450 है। 450 का कॉल प्राइस है। इसका मतलब आपके मतलब मेरा मानना था कि कॉल प्राइस 450 है तो सामने वाले ने आईटीएम ₹50 पे किया हुआ है। ये ₹50 इसके तभी डूबेंगे जब शेयर 450 रह जाता है तो। एम आई राइट? आप भी जो लोग इस बारे में हैं, जो बात सवाल कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो यही कहना चाह रहे हैं कि सर अगर 450 रह जाता है शेयर, तो उसका ₹50 लॉस है क्योंकि 50 450 पे ही उसने खरीदा था। ठीक है। वहीं दूसरी ओर अगर वो ₹500 का शेयर हो जाता है, मैं समझ गया। अगर सर वो ₹500 का शेयर हो जाता है, तो 450 से 500 की जो +50 की ग्रोथ है, वो +50 की ग्रोथ उसने जो पहले से -50 दी हुई थी, उससे न्यूट्रलाइज़ हो जाती है। इसलिए वो ज़ीरो प्रॉफिट के केस में चला जाता है। करेक्ट। आप लोगों ने जिसको माना, मैं असल मायने में इंट्रिंसिक हटा करके आपको लॉस करा कर कैलकुलेट करा रहा था। लेकिन ये जो पॉइंट आप लोगों ने रेज़ किया है कि ज़ीरो प्रॉफिट कब मानोगे? तो बोले सर 500 पर ना प्रॉफिट ना लॉस। यही बात मैं बार-बार कहना भी चाह रहा हूँ कि 500 का मतलब है कि वो खुद मानकर चल रहा है कि 500 से ऊपर जाएगा ही जाएगा। 500 की ही जीरो प्रीमियम पर रखते हुए उसने 450 का इंट्रिंसिक लिया ही इसलिए था, क्योंकि आईटीएम लिया ही इसलिए था क्योंकि उसके दिमाग में था कि मैं 500 का रेट तो मानता ही हूं, मेरा आईटीएम जाने का जो लालच है वो इतना है कि मैं प्रीमियम पे ना करूं। यही मैं बार-बार आपसे दोहरा रहा हूं। 450 के केस में मैं जो 450 वर्सेस जो 500 की बात कर रहा हूं, मैं एक 50 गिना रहा हूं। मैं इस वाले 50 को नहीं गिना रहा। यही कहना चाह रहे हो आप लोग? नेट प्रॉफिट जो जीरो आ रहा है, जो बात इस पर अटके हुए हैं लोग कि सर हम घर लेकर ₹0 गए, करेक्ट है वो लोग। ठीक है? वो लोग करेक्ट मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपकी बात समझ गया। मैं जिस चीज़ पर था 450 के प्रीमियम वाले को लेकर के करेक्ट है। ठीक है? तो अब सवाल ये आया कि वो लोग जिन्होंने ये -50 का नुकसान माँगा हुआ था, जो -50 के लॉस थे वो कौन थे? वो लोग गलत थे क्या? गलत वो भी नहीं थे। मैं 450 से 500 का लॉस पूछ रहा था। 450 से 500 के लॉस में -50 था। लेकिन मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि इंट्रिंसिक 50 दिया जा चुका है, तो वो न्यूट्रलाइज़ हो गया है। ठीक है? तो इस चीज़ को फिर से एक बार वापस बोल करके यहीं से ही शुरू कर देते हैं। जिनको ये 50 450 वाला इंट्रिंसिक समझ में आया कि आईटीएम 450 लिया है, दैट मीन्स वो अपनी जेब से ₹50 पहले पे कर चुका था। अगर शेयर 500 का ही बिकता है, इसका मतलब उसने जो -50 ले रखा था, वो +50 से बैलेंस हो गया। और जब मैंने ये केस 550 का आपके सामने रखा, तो 550 के केस में जो ₹50 का मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, वो भी इसीलिए दिखा रहा हूँ, मतलब मैं समझ गया। मैंने दोनों केसेस में जिनको कन्फ्यूजन हुआ, मेरे सवाल पूछने से मुझे इस सवाल को और रिफाइन तरीके से पूछना चाहिए था। लेकिन अभी के लिए एक लाइन में आंसर ये है कि कॉल में ₹500 का अगर कोई 450 पर खरीदा है, तो वो फायदा 500 से ऊपर ही कमाएगा। 500 से ऊपर 550 पहुंचता है, तो ₹50 का प्रॉफिट कमाएगा। और 550 पर ₹50 का प्रॉफिट कुल मिलाकर के उसकी चाहत थी। आईटीएम खरीदने का जो लॉजिक था वो केवल इतना था क्योंकि वो प्रीमियम पे नहीं करना चाहता था। चलो इसको एक और सवाल से समझते हैं। ये क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पकड़ो। लास्ट में समराइज कर देंगे इस पूरी की पूरी चीज को। हमें समझ गया जो लोग जो मैंने इसीलिए चैट ओपन करके रखी है ना कि आप लोगों की बातें मैं समझ पाऊं और उस क्वेश्चन को और अच्छे से, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन लिखते समय मेरे दिमाग में जो चल रहा था, मैं आपसे जो पूछ रहा था, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हुए। इस क्वेश्चन से इसको खत्म करते हैं। ठीक है? इस क्वेश्चन को देखो। आपसे फिर से मैंने इन द मनी पूछा है। आईटीएम पूछा, आईएम पे लिख दिया इन द मनी, आईटीएम। अगर कोई ऑप्शन पुट ऑप्शन परचेज कर रहा होता, इन चारों में से क्या उसके लिए इन द मनी होता? क्लियर? वापस आएंगे उसी के ऊपर। ठीक है? हरीश लिख रहे हैं कि सर अगर 495 तक जाता तो क्या होता? तो ₹5 का लॉस, एग्जैक्ट ₹5 का लॉस। ठीक है? अब सोच करके फिर से तसल्ली से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द मनी पुट ऑप्शन फॉर ₹500 पर शेयर? तसल्ली से एक एक चीज खोल करके। इन द मनी पूछा गया है। हमने अब तक यह सीखा है कि कॉल ऑप्शन वालों के लिए, अभी तक हमने कॉल में सीखा था। कॉल में क्या सीखा था? कॉल में सीखा था कि अगर 500 का शेयर है, 500 का शेयर है, तो उसका इन द मनी 500 एट द मनी 500 है, उसका ओटीएम 520 है, यानी कि 500 से ज्यादा जो भी है ऑन द मनी, और 450 यानी 500 से नीचे वो इन द मनी है। यही सीखा था कॉल में। अब सवाल पूछा जा रहा है कि अगर ये ऑप्शन पुट ऑप्शन होता, पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है? पुट ऑप्शन का मतलब है कि वो व्यक्ति मानकर चल रहा है कि आपका भाव नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए और मुझे प्रीमियम पे नहीं करना है। देखो आईटीएम खेलने का सबसे बड़ा लॉजिक ये होता है कि सामने वाला प्रीमियम पे नहीं करना चाहता। ठीक है? ये उसका उद्देश्य है। तो जो पिछले सवाल में ऑप्शन कॉल के साथ था, अब वो हम पुट के साथ लगा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही क्लियर कर लेते हैं कि इसमें से ऑन एट द मनी क्या है, एटीएम क्या है पुट के केस में? पुट के केस में एटीएम क्या है वो कमेंट बॉक्स में बताओ। पुट के केस में एट द मनी क्या है? फिर एक-एक करके हम सारी चीजों को समझेंगे। चैट रुक गई। जो रेट है वही एट द मनी है ना? तो इसका मतलब एक पॉइंट हम ये पकड़ते हैं कि कॉल का और पुट का जो एटीएम है वो सेम होता है। क्लियर? ये कॉल का भी एटीएम है, एट द मनी दोनों के केस में एक ही है। ठीक है? ठीक है। मतलब स्टॉक प्राइस ही कॉल के लिए और पुट के लिए एट द मनी होता है, आपने उसी पे खरीद लिया। ठीक है? एट द मनी होने का मतलब ये हुआ कि बायर ये मानकर चल रहा है, यानी जिसने पुट खरीदा है वो ये मानकर चल रहा है कि 500 से नीचे अगर गया तो मेरा प्रॉफिट है। 500 से नीचे अगर गया तो मेरा प्रॉफिट है। ऐसे ही एट द मनी कॉल खरीदने वाले क्या मानकर चल रहे हैं कि 500 से ऊपर गया तो मेरा प्रॉफिट है। ये बात उस सेलर को पता है जो ये बातें बेच रहा है। कौन? जिसने अपने स्टॉक प्राइसेस लगा रखे हैं, उसको पता है कि बेटा तुम 500 से ऊपर जाते भी खरीदना चाहते हो, मतलब कमाना चाहते हो 500 से नीचे जाते भी, यानी कि किसी ने 500 पे ही पुट खरीद लिया, 500 पे ही कॉल खरीद लिया। क्लियर? 500 पर ही कॉल खरीदा, 500 पर ही पुट खरीदा, इसका मतलब 500 से राइट यानी कि फायदे में अगर गया तो भी मुनाफा, 500 से नुकसान में गया तो भी मुनाफा। इसलिए मैंने आपसे कहा था स्ट्रगल टेक्निक कि एक व्यक्ति दोनों चीजें परचेज कर ले रहा है। लेकिन इसमें प्रीमियम का क्या हाल होगा? जब कोई व्यक्ति एटीएम पर चीजें खरीदता है, सबसे ज्यादा हाई चांसेस हैं कि वो कॉल में भी बढ़ सकता है और वो पुट में भी जा सकता है।
इसका प्रीमियम क्या होगा? इसके प्रीमियम बहुत रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है बेटा तुम मुनाफा कमाने आए हो और प्रीमियम के ही खेल को खेलने आए हो। तो प्रीमियम खेलने आए हो तो हमको समझ में आ रहा है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। जनरली ऐसा कहते हैं कि जो स्टॉक प्राइस बढ़ता है ना, इसके जैसे मान लो कि 500 का शेयर है, ये 450 से जब 500 हुआ था, तो 50 का स्टॉक प्राइस बढ़ा था। मतलब पिछले महीने या पिछले हफ्ते या पिछले दिन जब 450 से 500 हुआ था, उस समय पर स्टॉक प्राइस बढ़ा था अगर 50 का, जनरली ये कोई कन्वेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा देखा गया ट्रेंड्स में कि स्टॉक प्राइसेस जितने के बढ़ते हैं, उसका 1/2 जनरली प्रीमियम रखा जाता है। अगेन ये थंब रूल नहीं है। अभी मेरा जब आपके सेशन को करने वाला था, तब मेरे बहुत सारे ट्रेडर मित्र हैं, उनके साथ डिस्कशन चल रहा था और मेरा डिस्कशन इस बात पे था कि यार फिर तो लोग आईटीएम ही परचेज करेंगे। अभी जब आपका ये वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा था, तब उसपे भी डिस्कशन चल रहा था कि यार फिर तो लोगों को आईटीएम ही परचेज करना चाहिए क्योंकि आईटीएम में प्रीमियम नहीं देना पड़ रहा है। एक खुद से आप सोचकर देखिए, भाई टेक्निकली आईटीएम के अंदर कॉल के अंदर जो पिछला सवाल था जिसमें मैंने कहा प्रीमियम 0 है, तो फिर तो हर आदमी समझदारी से यही चाहेगा। आप बोले इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? मतलब मेरा एक जेन्युइन सवाल जो आपका भी सवाल होना चाहिए कि हर आदमी फिर तो यही चाहेगा आईटीएम खरीदो, बिना प्रीमियम के खेलो, मार्केट के अंदर देख लो ये तो बहुत ज्यादा वो है। हाँ, तो 2 कंक्लूजन निकल के आए थे। पहला कंक्लूजन तो ये कि रिस्क तो है ही, भले ही आपने खूब समझदारी देख ली हो कि ओटीएम पे बहुत से लोग खड़े हैं। उसको भी दिखाएंगे उस दिन वॉल्यूम जो है ना आपको उस दिन लाइव ट्रेड के दौरान दिखाएंगे। लेकिन एक और क्वेश्चन भी है और वो क्वेश्चन क्या है? आजकल लोग क्या करने लग गए हैं कि आईटीएम पर भी प्रीमियम डाल दे रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि बेटे तुम्हारी थॉट ओटीएम से आ रही है। तुम आगे वाले लोगों को देख रहे हो कि ज्यादा प्राइस पर खरीदने वाले कितने खड़े हैं। तुम देख रहे हो तो क्या हम बेवकूफ हैं? तुम मुनाफा कमाना सीख रहे हो तो क्या हम आईटीएम पर प्रीमियम नहीं डाल सकते? इसका मतलब इसका थंबनेल नहीं है। सॉरी इसका कोई थंब रूल नहीं है, थंबनेल आ गया यूट्यूबर होना, है ना? इसका कोई थंब रूल नहीं है कि आईटीएम आएगा तो प्रीमियम नहीं आएगा। जैसे मैंने पिछला सवाल दिया ना आपको, कि इसमें प्रीमियम 0 था, जरूरी नहीं है। थम्स अप करो अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो। बोले आजकल पिछले 6 महीने से तो ऐसा बवाल मचा पड़ा है कि लोग आईटीएम पर भी हाई प्रीमियम डालकर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आपको ये ज्ञान मैंने दिया, ऐसे ही तो दुनिया में ज्ञान बढ़ रहा है। तो किसी ट्रेडर ने किसी को ज्ञान दे दिया कि आईटीएम खरीद के ये देख लो मार्केट। आप सोचो मतलब कितना आसान है इस बात को समझना। मार्केट लगातार अपने देश में यूं जा रहा था। समझ रहे हैं? मतलब आप इसको थोड़ा-सा ऊपर हटा करके थोड़ा-सा मोमेंट को थोड़ा लाइट करते हैं सो दैट आपको इंटरेस्ट इस चीज में बना रहे हैं कि स्टॉक के साथ चल क्या रहा है। मार्केट अपना बहुत प्रोग्रेसिवली ऊपर जा रहा था। 85,000 का अंक छुआ था। आज से 6 महीने पहले तक की स्थिति देखो आप। मई में इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद से शॉर्ट 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 85,000 तक गया। तो सोचो जो एफ एंड ओ वाले थे उन्होंने क्या थॉट बनाया? उन्होंने थॉट बनाया कि आईटीएम लेते चलो, प्रीमियम भी बचाओ और भाई साहब फायदा भी बनाओ। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक प्राइस है वो तो ऊपर जानी ही जानी है। तो प्रीमियम भी क्यों देना? हर दिन प्रॉफिट कमाते हुए निकलो। बात समझ गए? तो पिछले 6 महीने में लोग समझदार हुए, कॉल के अंदर क्या समझने लगे कि आईटीएम पर कुछ मत दो और उठा करके इसको ऊपर उठाते चलो। मार्केट उठ रहा है, एक बच्चा पूछ रहा है आशीष कि सर क्या इसकी वजह से रियल शेयर प्राइस इक्विटी में परेशान होते हैं? एफ एंड ओ की वजह से होते हैं। हालांकि आप जो पूछ रहे हैं वो पूछना ये चाह रहे हैं कि कल आपने कहा था कि ये ट्रेडिंग हो रही है, स्टॉक कोई नहीं खरीद रहा है ऑप्शंस के केस में। लेकिन बेटा इसमें एक बात समझो, जिस तरह का मोमेंटम बनता है उससे अगले दिन जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। अगर लोगों ने बड़ी संख्या के अंदर कॉल बाय किए हुए हैं, ओटीएम बाय किए हुए हैं, तो जो सेलर बैठा हुआ है वो भी तो खेला समझ गया कि मुझे स्टॉक प्राइस बढ़ा देने चाहिए। और कुल मिलाकर 185 के आसपास ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है। 6000 लिस्टेड कंपनियां हैं देश की, उनमें 185 में ही होता है। तो ऐसे में और वो भी मेन काफी सारी इंडेक्स कंपनियां हैं। तो ऐसे में 185 में अगर ये खेला हो रहा है, तो जो सेलर है वो भी तो समझदार है, वो अगले दिन स्टॉक बढ़ा दे रहा है कि ठीक है भाई। हालांकि स्टॉक डिमांड से बढ़ता है, मार्केट उसी हिसाब से चल रहा है। हिसाब देखो, जब कॉल ऑप्शंस में किसी चीज की रेट बढ़ रही है, तो डिलीवरी में और स्विंग ट्रेड में भी तो बढ़ेगी। जिस दिन मैं डिलीवरी और स्विंग ट्रेड सिखाऊंगा, डिलीवरी का मतलब शेयर आपने अपने पोर्टफोलियो में डाल लिया, स्विंग का मतलब आज खरीदा मन में आएगा तब बेचेंगे, डिलीवरी का मतलब खरीद के रख लिया भाई, मन में आएगा बेचेंगे नहीं तो नहीं बेचेंगे। तो जो आपका सवाल था आशीष कि क्या एफ एंड ओ की वजह से स्टॉक प्राइसेस बढ़ते हैं, आंसर डायरेक्टली तो कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ एक रिलेशनशिप कह सकते हो कि जब एफ एंड ओ के अंदर किसी चीज के लिए इतनी दीवानगी है तो उसका असर कुछ बुद्धिजीवी ऐसे पैसे वाले भी तो होंगे, वो कहेंगे एफ एंड ओ खेल ही नहीं रहे हम तो बोले हम क्या खेलें? बोले हम तो उठा उठा के डिलीवरी डाल रहे हैं, भाव तो बढ़ रहा है, हम बड़ा बड़ा करके स्विंग डाल रहे हैं। स्विंग का मतलब आज खरीदा बेच देंगे। एफ एंड ओ में तो क्या है, आपको रोज ट्रेड करके खत्म करके घर जाना है। वो कह रहे हैं मैं लेके जा रहा हूं इसको, खत्म करो इस कहानी को, मैं बाद में इसको घर पे रखूंगा, जीरो तो होगा नहीं क्योंकि स्टॉक्स हैं मेरे पास, दिखते रहेंगे, वैल्यू कम भी होगी ज्यादा भी होगी, क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ने लगता है ना। चलो अब मैं फिर से आता हूं। तो मैं अपने दोस्त से जब बात कर रहा था, मतलब मेरे कुछ क्या है कि मैं आपके सेशन में आने से पहले अपने जो ट्रेडर मित्र हैं ना उन सबसे रियल इसका डिस्कशन कर रहा होता हूं कि भाई देखो किताबी ज्ञान तो मेरा ये कह रहा है, मैंने ये सारा ज्ञान एकत्रित कर लिया, सब जगह से पढ़ लिया। अब मैं मेरी टीम से डिस्कशन में जा रहा हूं, आप मेरी टीम है, आप मेरा परिवार है, मैं अगर उनसे डिस्कशन में जा रहा हूं, अब डाउट्स जो है ना वो मेरे दिमाग में ऐसे आते हैं कि क्यों ना मतलब मैं आपके क्वेश्चंस को भी खुद के क्वेश्चन से अपने साथियों से डिस्कस करूं। मतलब आप यकीन माने तो बढ़िया बढ़िया जो लोग हैं ना, मैं अभी कम से कम 10 लोगों का ऐसा पूल बना चुका हूं जिनसे आपके आपके मन में आने वाले क्वेश्चंस को पहले ही लेकर आता हूं कि सर फिर तो आईटीएम ही क्यों ना खरीदें। मैं चाह रहा था कि कोई ना कोई इस क्वेश्चन को लिखे कि सर फिर तो हर आदमी आईटीएम पर ही करेगा अगर किसी को पता है कि मुनाफा ऐसे है। तो उन्होंने कहा पिछले 6 महीने में लोग आईटीएम का प्रीमियम इतना बढ़ा दिए कि वो डेल्टा हिल गया। अब ये डेल्टा की क्या कहानी है? मैं आपसे कह रहा था कि आज डेल्टा बताऊंगा मैं आपको। डेल्टा की क्या कहानी है? डेल्टा असल में क्या है, ऐसे समझो कि लोग ये मानते थे कि जितना स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है उसके प्रोपोर्शन में प्रीमियम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, प्रीमियम बढ़ रहा है, स्टॉक प्राइस और प्रीमियम का जो रिलेशन है उसको लोग डेल्टा से कैलकुलेट करके चलते थे और उसमें आईटीएम, एटीएम और ओटीएम को कैलकुलेट करते थे कि ओटीएम अगर है, ओटीएम जितना दूर जा रहा है वो जीरो के करीब जा रहा है, मतलब प्रीमियम बढ़ता जा रहा है, मतलब स्टॉक प्राइस बढ़ता जा रहा है तो प्रीमियम जो है वो जीरो होता जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर चलें, दूसरी तरफ चलने का मतलब क्या है कि अगर आईटीएम की तरफ चल रहे हैं तो भाई जितना प्रीमियम बढ़ रहा है, मतलब जितना स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है उतना ही प्रीमियम बढ़ रहा है, तो प्रोपोर्शनल रिलेशन है। कंफ्यूज होने की 1% आवश्यकता नहीं है। इस बात को मैं आसान भाषा में एक इससे समझाने का प्रयास करता हूं। 500 रुपए का शेयर है, 500 रुपए का ओटीएम क्या है? उदाहरण के लिए 1000 रुपए मान लेता हूं चलो, और 50 रुपए का आईटीएम क्या है? उदाहरण के लिए 400 रुपए मान लेता हूं, समझने के लिए मान ले रहे हैं अपन, है ना? ठीक है, ये एटीएम है और ये किसकी बात कर रहे हैं हम? कॉल की बात कर रहे हैं। कॉल के केस को समझना, आप जिस समय यहां बैठे हो तो इस समय स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हुए, कहां पहुंचे? 450। 450 पर जब स्टॉक प्राइसेस बढ़ना शुरू हुए, 400 से 450 पहुंचे, तो आप मुझे ये बताओ कि जो बिड प्राइस है, असल में यहां पर जो चर्चा होती है ना वो बिड प्राइस की होती है। अपन जिसको बार बार प्रीमियम कह रहे हैं ना, उसमें क्या करते हैं लोग, प्रीमियम प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू इसको मानकर चलते हैं, दोनों को कैलकुलेट करते हुए, और प्रीमियम में लेते हैं टाइम कंपोनेंट। टाइम कंपोनेंट का मतलब कि कितना दिन बचा है। ये जो ट्रेड दिख रहा है आईटीएम ओटीएम का आज का दिख रहा है कि आप 1 महीने का देख रहे हो, इसके अंदर यानी कि प्रीमियम में बहुत ज्यादा असर पड़ता है टाइम कंपोनेंट का। अगर टाइम बिल्कुल आज का ही रह गया है, आज ही ले रहे हो तो प्रीमियम दोगे क्यों? अगर आज का ही ले रहे हो तो प्रीमियम क्यों दोगे? 500 का अचानक 440 तो हो नहीं जाएगा ना, 500 का एकदम ऊपर निकलेगा। भाई आज अगर मैं आज ही ट्रेड ले रहा हूं, आज ही कह रहा हूं भाई साहब मेरे को वो चाहिए, एट द मनी चाहिए, तो एट द मनी वाला भी क्यों कहेगा प्रीमियम क्यों दूंगा? भाई साहब मेरे को दिख रहा है ना, मुझे दिख रहा है कि 500 का तुम अचानक 550 पहुंचा नहीं दोगे, तो प्रीमियम पे लड़ाई क्यों कर रहे हो? तो प्रीमियम ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है सेम डे जाकर के, खत्म है कहानी, ठीक है? अच्छा, तो अब इसको ऐसे समझो, माइनस प्लस की कहानी को ऐसे समझो, यहां पे 400 से 450 अगर हुआ तो टेक्निकली मैं 500 तक पहुंचने के लिए प्रीमियम कितना बढ़ाऊंगा? यहां पर प्रीमियम कितना था मुझे जो देना था, या फिर मेरे को बिड प्राइस कितनी देनी थी? 100 रुपए तो कम से कम देनी थी। पीछे की तरफ जहां आप जा रहे हो वहां पर 100 रुपए आपको इसका डिफरेंस पे करना था।
यहां आपको ₹50 मिनिमम पे करना था, यहां आपको ₹0 मिनिमम पे करना था। मैं सेम डे की बात कर रहा हूं, सेम डे का डेल्टा कैलकुलेट कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि ₹500 का शेयर है, अगर वो ₹400 के आईटीएम पर जा रहा है, पीछे जा रहे हो आप, तो भाई इसका जो डिफरेंस है वो तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे करनी पड़ेगी ना। तो आपका जो बिड प्राइस है वो इंट्रिंसिक के प्रोपोर्शनल चल रहा है। मतलब जितना ये बढ़ रहा है या जितना ये घट रहा है उतना तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन चल रहा है। इधर की तरफ क्या हो रहा है, यहां से आगे की तरफ अगर आप बढ़ते जा रहे हो 550, 570 या 600 या 1000, यहां किसी के जेब से कुछ जा थोड़ी रहा है। यहां पे सब चीजें स्टॉक प्राइसेस तो बढ़ती जा रही हैं, स्टॉक प्राइसेस तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन रियल में थोड़ी बढ़ रही है। मैंने कहा कि मुझे ₹1000 पे ओटीएम दे दो, तो क्या आप मुझसे प्रीमियम मांगने के हकदार हो? मैं 500 का आज शेयर बिका है, आप ऐसे समझो। मैंने 7 दिन की ट्रेड ली हुई है, 500 का शेयर बिका है आज के दिन। मैं कहा भाई साहब सुनो, मेरे को ओटीएम दे दो ₹1000 का, मैं 1000 पर ओटीएम लेना चाहता हूं। तो आप मेरे ऊपर हंसोगे पहले तो, यार कितना ऑप्टिमिस्टिक आदमी हो। मतलब मोदी जी का फोन आया था, कह रहे थे कि 500 का 1000 में होने वाला है। भाई 1000 1000 समझो कि 1000 कोई क्यों लेगा? कॉमन सेंस है ना, 1000 से बढ़ेगा तो जाके उस आदमी का प्रॉफिट होगा। तो 1000 का मतलब है कि इस बीच में सामने वाला भी जानता है कि तेरा कुछ भी नहीं होने वाला, तो जबरदस्ती बस किसी को बेवकूफ मतलब मैं आपके सामने अगर ट्रेड करके दिखाऊं और मुझे पता है मेरी जेब से 1 पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूं? मैं ऐसा ओटीएम परचेज करूं कि देखो भाई ये रेट तो आज तो स्ट्राइक करनी है, मेरा लॉस क्या है? तो सर प्रीमियम का लॉस होगा। मैंने प्रीमियम भी नहीं मांगा सामने वाला, तो क्यों नहीं मांगा? वो इसलिए नहीं मांगा क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई किस चीज का प्रीमियम मांगू। तो प्रीमियम वर्सेस स्टॉक प्राइस का जो रिलेशन है ना, उसके अंदर डेल्टा वर्ड यूज होता है। इसको हम और डिटेल में समझेंगे, ठीक है? खैर एनीवे, फिलहाल के लिए हम वापस पुट पर आते हैं। पुट पर आए तो पुट पर कहानी क्या हो रही है कि साहब हमारे लिए एटीएम पुट के लिए भी, पुट वाले क्या चाहते हैं कि 500 का शेयर 480, मतलब आपने क्या किया, आपने पुट परचेज किया 500 का शेयर का 480 पर कि भाई मेरे को 480 पर पुट मिल गया। पुट वाला क्या चाहता है कि 480 का पुट खरीदा हुआ है ₹10 पे, ठीक है? अब चाहता है पुट वाला कि ये मार्केट है ना, कि 480 से नीचे ले आए बस इस शेयर को, 480 से 470 तक भी ले आया, तब तक तो पुट बायर का कोई फायदा नहीं हुआ। पुट बायर का कोई फायदा नहीं हुआ। पुट बायर का फायदा कब है? जब 470 से भी नीचे जाए। क्यों? क्योंकि उसने असल मायने में ₹10 का प्रीमियम दिया हुआ है। पहले तो 480 से 470 में वो बैलेंस हुआ और 470 से जब नीचे जा रहा है, तब जाके उसका मुनाफा शुरू हो रहा है। यानी पुट बायर का जो रियल में ट्रेड है, वो ट्रेड ऑन द मनी ट्रेड क्या है? वो उसका नीचे की साइड जाने वाला ट्रेड। यानी कि अगर वो यहां पर ओरिजिनल प्राइस से नीचे की प्राइस पर जाने वाला, अगर मैं ₹500 के शेयर की बात कर रहा हूं, तो उससे नीचे के शेयर जितने भी होंगे वो ऑन द मनी होंगे। उल्टा हो गया। जो आईटीएम था कॉल के केस में, वो यहां पर क्या हो गया? आईटीएम ओटीएम बन गया है। पुट के केस में वो उल्टा हो गया है। वहीं दूसरी ओर जो ओटीएम था कॉल के केस में, वो पुट के केस में आईटीएम बन गया है। इसको कैसे समझें? इसको ऐसे समझते हैं कि भाई मुझे पता था, मैंने आईटीएम परचेज किया पुट में। पुट में क्या किया? ₹500 का शेयर था, 500 का 490। मुझे पता है कि मैं 490 हो ये चाहता हूं या 480 हो ये चाहता हूं। ये तो मेरी चाहत है। मेरी चाहत है कि 480 हो या 490 हो। मेरी चाहत तो है कि 500 से नीचे कुछ भी हो। ठीक है साहब? 500 से नीचे कुछ भी हो तो मैं मुनाफा कमाऊंगा, ये तो मेरी चाहत है। मैंने समझदारी क्या की? मैंने 510 का आईटीएम परचेज कर लिया पुट के केस में, ताकि मुझे प्रीमियम ना देना पड़े, क्योंकि 500 से 490 के लिए मुझे प्रीमियम देना पड़ रहा था। मुझे 490 के लिए प्रीमियम देना पड़ रहा था कि भाई साहब 490 से नीचे जाएगा तो मेरा मुनाफा आएगा। तो मैंने समझदारी क्या करी कि प्रीमियम ना दूं, तो इस आदमी को 500 के शेयर के 510 के हिसाब से भाव दे देता हूं। ये 510 रखो साहब आप। 500 के 510 दिए, उसने मेरा प्रीमियम माफ कर दिया। उसने प्रीमियम माफ कर दिया और मैंने आईटीएम 510 पर परचेज कर लिया कि साहब ये मेरा आईटीएम हो गया 510 पे, ठीक है? अब मेरा मुनाफा कैसे शुरू होगा? अगर ये शेयर 500 ही रहता है, तब तो मैं ना प्रॉफिट में ना लॉस में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ₹10 दिए थे, 510 से गिर के 500 पे आया है, तो जो उधर चढ़ा था वो इधर आकर बैलेंस हो गया। 500 से 510 के केस में जो मैंने ₹10 एक्स्ट्रा दिए थे, वो जब मैं पुट में चाहता क्यों कि नीचे आ भाई, 510 से नीचे आ। 500 से 510 बढ़ा के दिए थे पहले मैंने, ₹10 एक्स्ट्रा दिए थे। मैंने जैसे वो नीचे गिरना शुरू हुआ, मेरे पैसे वसूलने शुरू हुए। भाई वो यूं चढ़ रहा था ऊपर। मैंने यहां जाकर कहा कि मैं नीचे गिरने के पैसे दे रहा हूं, तो वो नीचे गिरना शुरू हुआ। मैंने ₹10 चढ़ा करके कहा कि तुझे नीचे गिरने के पैसे दे रहा हूं। ₹10 चढ़ाने के दिए थे, गिरने के ₹10 मुझे ऑटोमेटिक मिल गए। ₹10 चढ़ाने के 500 पर। मेरा मुनाफा कहां से शुरू होगा? जब ये 500 से नीचे आना शुरू होगा। यानी मैंने 510 पर भले ही आईटीएम का पुट परचेज किया हो, लेकिन 500 से जैसे ही 490 पर आना शुरू हुआ, मेरा मुनाफा शुरू हो गया ₹10 का। समझ गए हो तो थम्स अप करें। ठीक है? ठीक है? अब तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल फिर है, प्रॉफिट चार्ट का मैंने कल प्रॉमिस किया था कि प्रॉफिट चार्ट डिस्कस करेंगे आपसे। प्रॉफिट चार्ट किस बात का? प्रॉफिट चार्ट डिस्कस करेंगे कॉल ऑप्शन वाले का। कॉल ऑप्शन मैंने परचेज किस पर किया है? 520 पर। प्रीमियम कितना दिया हुआ है? 10। मेरा जो प्रीमियम है ना, असल मायने में वो मेरी कॉस्ट है। प्रीमियम क्या है? मेरी कॉस्ट है, वो जाएगी। ठीक है ना? कॉस्ट जा रही है, तो अब मुझसे कोई पूछ रहा है प्रॉफिट चार्ट बनाओ। तो भाई प्रॉफिट मैं कैसे बुक करूं? तो चलो मैंने देखा, मैंने कहा ठीक है भाई मैं एक काम करता हूं, मैं 0 पे लेके चलता हूं सबसे पहले, ना प्रॉफिट ना लॉस, 0 का एक लाइन खींच लिया, डिस्कस करेंगे सर। 500 का शेयर था, 500 का शेयर था। ठीक है साहब? मैंने 520 का वो परचेज कर लिया, कॉल परचेज कर लिया। 520 का कॉल परचेज कर लिया। मेरा मुनाफा किस चीज में है? मेरा मुनाफा है कि ये 520 से, अब देखो यहां पर मैंने जब 520 का कॉस्ट पे कर चुका हूं, ₹10 प्रीमियम, समझना भाई। 520 का मैंने कॉल परचेज किया है, 520 का कॉल परचेज किया है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, साइड में हटा दो। कॉस्ट कितनी दी है? ₹10। कॉस्ट जब ₹10 दी है, तो यहां पर मैंने लिख दिया कि सर मैं ₹10 पे कर चुका हूं। मैं ऑलरेडी -10 में हूं सर। मैंने 520 का सौदा खरीदते समय ऑलरेडी ₹10 में घाटे में हूं। आप कह रहे हो मेरा प्रॉफिट चार्ट बनाओ। सर प्रॉफिट चार्ट आपका तब बनेगा जब मेरा 520 प्लस 10 क्रॉस होगा। मैंने कहा मतलब, बोले आपने शेयर 500 का था जो 520 में खरीदा, ये मानते हुए कि ₹10 के प्रीमियम पर मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। ठीक है? तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये ग्राफ मेरा नीचे जाएगा या ऊपर? यदि मैं तो प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, नीचे की बात नहीं करता, चलो बायर के केस में चल रहा हूं, मुझे इसे प्रॉफिट में पहुंचाना है, तो पहले तो जीरो पहुंचाना है, तो मुझे ये बताओ कि इसे जीरो पहुंचाने के लिए मुझे 520 का जो शेयर है वो कितने में बेचना होगा? मुझे इसको जीरो पहुंचाना है। मैं यहां पे 530 कुछ लिख नहीं सकता, बताएं। 530 मतलब ये हुआ कि मुझे अगर इसे प्रॉफिट में ले जाना है, तो पहले यहां पहुंचते पहुंचते शेयर का प्राइस 530 होगा। ये मेरे कॉल का चार्ट बना रहा हूं मैं, प्रॉफिट चार्ट। मेरा कॉल क्या है? 520 के कॉल का प्रॉफिट चार्ट क्या है? तो 520 के कॉल का प्रॉफिट चार्ट है कि -10 तो वो उसी दिन था जिस दिन उसने प्रीमियम पे किया था। -10 के साथ 530 पर पहुंच करके उसके प्रीमियम का भुगतान हुआ। अब वो यहां से ऊपर 540 गया, ₹10 प्लस हो गया, यहां पर +10, 550 गया, +20, +30, 560 गया। भाई साहब ये बात समझ में आई आप लोगों को? एक बार थम्स अप कर दें आप।
वेरी मच सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है। भाई मेरा प्रॉफिट इसी क्रम में बढ़ेगा, मैंने दिखा दिया। मैंने कॉस्ट से ही शुरू करना है, हमेशा प्रॉफिट चार्ट कहां से शुरू होता है? कॉस्ट से शुरू होता है। ये सारी सारी बेसिक्स सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, जो अगर अब आप मुझे बहुत सारे लोग तो ये होंगे कि सर अगर हम किसी दोस्त के साथ बैठे होते तो आधा घंटे में हमको ट्रेड सिखा दिया होता और आपके साथ 15 दिन निकल गए, आप अभी तक हमको यही सिखा रहे हो कि प्रॉफिट चार्ट कैसे बनेगा। तो भाई साहब फिर आप फिर से गलत आदमी की क्लास में आ गए, ये तो यही सिखाएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके बेसिक्स कमजोर हैं, मेरा प्रयास है और ऐसे में इंसान हूं मैं, अगर गलती से कोई भी चीज ऐसी हो जाए, जैसे आपकी किसी भावना को आहत हो या मुझसे कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाए या फिर मुझसे कभी, क्योंकि इंसानी दिक्कतें हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप सोच कुछ रहे होते हो, निकल मुझसे कुछ और जाता है, तो भी कई बार दिक्कतें आती है ना? तो प्लीज उसमें मेरा थोड़ा सा सहयोग करिएगा, है ना? लोग जी थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, अब ये तो था किसके केस में? कॉल के केस में। अब यही सवाल मैंने आपसे पुट के केस में पूछ लिया, पुट ऑप्शन के केस में, ठीक है? तो ऐसे में फिर से वही कहानी, जीरो सम कब होगा? अगेन शेयर 500 का है, शेयर 500 का है, पुट वाला व्यक्ति चाहता क्या है कि भाई साहब मार्केट नीचे गिरे। मार्केट नीचे गिरे तो दो तरीके हैं इसके। मैं ऑलरेडी चूंकि 10 रुपए प्रीमियम पे कर चुका हूं, तो मैं -10 से जैसे पहले शुरू किया था वैसे ही शुरू कर देता। दो तरीके हैं, मैं यहां से लाइन लेके आना शुरू होता इस तरफ से, क्योंकि उल्टी साइड, ताकि कॉल के साथ कंफ्यूजन ना हो आपकी। मुझे इसको जीरो सम करना है, मतलब मैंने अगर 10 रुपए दिए हुए हैं तो वो वसूले कब जाएंगे? तो आंसर है कि सर वो तब वसूले जाएंगे जब ये 470 पहुंचे, क्योंकि आपको इस बात से मतलब नहीं है, आपको मतलब इससे है कि मेरा पैसा कब वापस आएगा। तो ये जो 10 है ना, ये असल में आपकी कॉस्ट है सर। तो कॉस्ट दे चुके हो तो 10 रुपए वसूलना चाहोगे मतलब 480 से भी नीचे गिरे तब जाके वसूली होगी, क्योंकि आपने पुट बाय किया है। और पुट बाय किया है तो आपका इंटेंशन है कि मार्केट नीचे गिरे। मार्केट नीचे गिरे तो 470 में आपको खुशी है, लेकिन कमाई कब है आपकी? तो भाई 470 पहुंचते पहुंचते मैं यहां पहुंचा, तो मेरा 470 जो है ना वो जीरो है। फिर मेरी कमाई कहां से शुरू हो रही है? तो भाई साहब मैं 460 पहुंचा तो 10 में हो गया प्लस 10 में। मैं 450 में पहुंचा प्लस 20, 460, 450, 440। पहले एक बार थम्स अप कर दें कि आप ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। यहां क्या था? इस तरह से। यहां क्या था? इस तरह से। क्या आपको नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है? इसको और इसको ध्यान से देखें। इसी के लिए कहा गया है, इश्क में कोई रोता है, कोई हंसता है, तो शेयर मार्केट में कोई खोता है तो कोई पाता है। इसी के साथ आज की क्लासेस का यहीं विराम। मंडे को आपको इसका लाइव करके दिखाने की पूरी प्रयास होगी, तो हो सकता है बोर्ड पे खड़े होकर ना दिखाऊं मैं आपको, सीधा 1 टू 1 बैठ करके, क्योंकि मुझे मेरी स्क्रीन शेयर करनी होगी। किलर एंड कॉल करके पूछ लो भाई, मुझे भी नहीं पता है। जी, ठीक है? जयंत जी, अपने लैपटॉप में भी चलता है ये। लैपटॉप में भी हमारी लिंक है ना, बातें बाजार की bbk.graphy.com, उस पर आपको मिल जाएगा। या बातें बाजार की .com भी आप सर्च मारेंगे तो भी मिल जाएगा, है ना? सौरभ लिख रहे हैं सर दिमाग के ढक्कन खुल रहे हैं। ढक्कन नहीं, देखो आपको मैं मेरे जीवन के मैं थोड़े से फलसफे बताता हूं, इसका थोड़ा सा महत्व हो तो जरूर याद रखिएगा। मेरा हमेशा मानना है, मेरा टीचर बनने का उद्देश्य क्या था? आप कभी मेरी लाइफ जर्नी उठाकर देखिएगा। मैंने ये बात हालांकि कोर्स से रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैं आपको सुना के इसलिए, ताकि आपको नॉलेज ग्रास्प करते समय जोर ना आए, इसलिए मैं आप लोगों के सामने इस बात को बोल रहा हूं। मेरी लाइफ जर्नी अगर आप उठाकर देखेंगे तो मैंने शुरू किया था बायोलॉजी से, 10th के बाद 11th, 11th 12th बायोलॉजी में रहा। 12th में समझ में आया कि यार ये तो मैथ के बिना काम ही नहीं हो सकता, क्योंकि आईआईटी नहीं जा सकते। तो फिर 12th में मैथ्स मंगवाई कि साहब वापस से मैथ करवाओ आपने, तो सब मैथ ली, बायोलॉजी प्लस मैथ हो गया। सब्जेक्ट के साथ इंट्रोडक्शन देखिएगा, लाइफ में मजे पढ़ने के कैसे आए ना उसको समझिएगा, और हर दिन सीखने का जो सुख है वो आजकल आपकी वजह से मुझे मिल रहा है। फिर थोड़ा आगे बढ़े, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री से आगे बढ़े, केमिस्ट्री पढ़ा, ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में पीजी केमिस्ट्री में हुआ, पीजी केमिस्ट्री में हुआ, फिर आईआईटी जाने का मौका मिला। आईआईटी में गए तो मेरी थीसिस तो एरोस्पेस में है, और जो मेरी ब्रांच थी वो ऑप्टिक्स थी, लेजर एंड ऑप्टिक्स। वहां कुछ और ही चल रहा था, दिमाग फट गया, ये क्या पढ़ा रहे हो? मैं मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक बहुत ही अच्छे वो हैं, इन्वेस्टमेंट प्लानर हैं, जनरली मैं उनकी बातों को फॉलो करता हूं, कभी आपको भी उनके बारे में शेयर करूंगा। और उनकी एक बहुत अच्छी बात है कि अगर संभव हो तो व्यक्ति को अपने विषयों में परिवर्तन करते रहना चाहिए, दिमाग बढ़ता रहता है। फिर थोड़ा आगे निकले, उनका नाम श्रीधरन है, अगर मैं सही हूं, मैं थोड़ा सा आजकल नाम भूलने लगा हूं, मैं अगले दिन नाम बताऊंगा। मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मैंने नाम याद किया हुआ है, मैंने ट्विटर पे उन्हें फॉलो किया हुआ है। जिनको फॉलो किया हुआ है उनका नाम भूलना हालांकि थोड़ा शर्मिंदगी भरा है मेरे लिए, लेकिन ठीक है, समटाइम्स इतना सारा दिमाग में चल रहा होता है कि आप चीजें कुछ भूल जाते हैं। एलन मस्क वगैरह सब उनको फॉलो करते हैं, मैं नाम मिस कर गया हूं। ठीक है, एनीवे फिर थोड़ा और आगे बताता हूं। फिर ये हुआ कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आगे बढ़े, नवल, हाँ नवल श्रीकांत नाम है इनका, श्रीधरन बोल रहा था मैं, नवल नवल, ठीक है। अच्छा, उनका भी ये बहुत बड़ा फलसफा है, वो अक्सर ये कहते हैं कि सब्जेक्ट्स बदलते रहिए, क्योंकि जीवन में एक जैसे काम केवल चींटियां करती हैं, इंसेक्ट्स करते हैं, तो जीवन में इस बात का गहरा असर है। फिर सब्जेक्ट्स आगे चेंज हुए, पढ़ाना केमिस्ट्री से शुरू किया, सोचिए थीसिस एरोस्पेस में थी, कुछ हवा नहीं लगा, एरोस्पेस क्या है भगवान को पता। फिर निकल के आए, फिर पढ़ाना केमिस्ट्री शुरू हुआ, केमिस्ट्री में पहले आईआईटीएंस को पढ़ाना शुरू हुआ, आईआईटीएंस को पढ़ा के बोर हुआ, मतलब 12th के बच्चों के लिए पढ़ाना शुरू हुआ, खूब 10th 12th के अंदर बढ़िया जो बच्चे आईआईटी में आईआईटी में जाते हैं, बढ़िया रैंक्स दिलवाई उनको टॉप 10 में। फिर वहां से आगे बढ़कर निकलना शुरू हुआ, तो पीजी के लिए जो नेट जेआरएफ करने वाले लोग हैं उनको पढ़ाना शुरू हुआ, उनको पढ़ा करके भी उनमें भी खूब टॉप 10 में रैंक दिलवाई लोगों की। फिर वो बंद किया कि नहीं यार बोर हो रहा है ये, मतलब मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे खुद पढ़ने में मजा आता है, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने से पहले आपको लगता होगा कि क्लास में सर लेट क्यों आते हैं, और मेरा दिन सुबह सुबह शुरू होता है 5:10 पे। आप मेरा अगर कैलेंडर देखेंगे ना, मतलब सोचकर देखिए कि मैं सुबह से आपकी क्लास में आने से पहले कुछ भी नहीं कर रहा होता हूं। ये वीकेंड पे की जाने वाली चर्चाएं हैं जो मैं आपसे कर रहा हूं, ये इन जनरल पता नहीं विजिबल है कि नहीं। 5:30 बजे का मेरा अलार्म है रोजाना का, आज मैंने अलार्म चेंज किया हुआ था, अदरवाइज 5:15 5 बजे मेरा डे शुरू होता है। सर्दियों में, गर्मियों में 4:15 4:30 के आसपास। उसके बाद अपनी दिनचर्या को समय देना, फिर पढ़ना, मतलब 2 ढाई घंटे जब मैं खुद से अच्छे से पढ़ लेता हूं तब सेशंस में एंट्री करता हूं। अभी फिर आपके सेशंस में दिन भर पढ़ने का काम, मेरा शौक पढ़ना है, तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं। फिर मैंने बढ़िया से लोगों की उसमें टॉप 10 में खूब अच्छी रैंक दिलवाई, फिर वहां से उससे बोरियत हुई, फिर सिविल सर्विसेज की जर्नी शुरू हुई, सिविल सर्विसेज क्रैक हुआ 1 साल की तैयारी के अंदर, फिर मजा आने लगा कि एनवायरनमेंट पढ़ाएंगे, एनवायरनमेंट पढ़ाया बहुत अच्छे से। फिर यूपीएससी की तैयारी में बहुत से आप में से भी जाने वाले होंगे, यूपीएससी की तैयारी मेरे साथ किए हों या फिर मैंने जिनको पढ़ाया हो, तो उनको फिर मैंने ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू किया, बड़ा मजा आया, पॉलिटी पढ़ाना शुरू किया, बड़ा मजा आया, इकोनॉमी पढ़ाना, हिस्ट्री पढ़ाना, सब्जेक्ट सारे पढ़ा डाले, एनवायरनमेंट पढ़ाना। आजकल नया शौक चल रहा है जियोपॉलिटिक्स पढ़ाने का, तो मैं इन दिनों जियोपॉलिटिक्स आप यूट्यूब पर पढ़ ही रहे हैं, पर धीरे-धीरे मैं इनसे भी बोर होने लगा हूं। तो अब मन आया मेरे पास में नौकरी छोड़ने के बाद 2 ऑप्शंस थे,
2 ऑप्शंस थे, या तो मैं लॉ पढ़ाऊँ या मैं फाइनेंस पढ़ाऊँ। लॉ क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि मेरा लॉ खुद करने का बहुत ज़्यादा मन था। मतलब मैं एलएलबी करना चाहता था कि करूँगा, और उसके बाद लॉ इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि कहीं न कहीं ना मैं थोड़ा नेगेटिव साइड में चला जाऊँगा। मतलब जब मैं अंदर घुसूँगा तो मैं बाय हार्ट एंड सोल घुसता हूँ। हार्ट एंड सोल मतलब फिर मैं ऐसे लोगों से मिलूँगा जो रोज़ मुझे क्राइम बताएँगे। मैं चूँकि ऑलरेडी पुलिस में रह के आया हूँ, मुझे क्राइम से थोड़ी नफ़रत है। मतलब या तो क्राइम खत्म हो, क्राइम मैनेज जो किया जाता है वो लॉ के अंदर दिखता है। तो थोड़ा-सा उसके प्रति मैं सॉफ्ट कॉर्नर नहीं ला पाया। बड़ा द्वंद चला है पिछले 6 महीने तक, ये बड़ा द्वंद चला है कि मैं क्या करूँ? खैर कोई बात नहीं। फिर उस द्वंद में मैं थोड़ा और आगे बढ़ा। द्वंद में आगे बढ़ते हुए कि यार मैं लॉ तो नहीं करूँगा। अभी तो नहीं करूँगा, एटलीस्ट जब तक खुद को ज़रूरत नहीं लगेगी। फाइनेंस करते हैं। तो फिर मैंने लंबे टाइम से फाइनेंस पढ़ना शुरू किया। नौकरी छोड़ने से पहले फाइनेंस में दिमाग लगाना शुरू किया कि नहीं। और आपको मालूम है बातें बाजार की चैनल को बने हुए भी शायद 1 डेढ़ साल हो चुका है, साल भर तो हो ही चुका है। क्योंकि वो फाइनेंस की नींव डाली जा चुकी थी, बातें बाजार की जो यूट्यूब चैनल है, वो डाली जा चुकी थी। वो डलते-डलते आज जब हम यहाँ खड़े हैं, तो मुझे इतना मज़ा आ रहा है क्योंकि मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। और आप यकीन मानेंगे कि जब तक मैं सीखता रहूँगा, आपको सिखाता रहूँगा। जिस दिन मुझे ये हो गया, क्योंकि अक्सर लोग ये मानते हैं कि पहले खुद सीख लो फिर किसी को सिखाओ। मतलब कि टीचर वो है जो एक ही चीज़ को बार-बार गाए जा रहा है। नहीं, वो तोते होते हैं। मैं उसमें थोड़ा ट्रस्ट कम करता हूँ। हर दिन आप ही की तरह मैं ज़िंदगी जीता हूँ। मतलब हर दिन नया सीखना, हर दिन आप जैसे नया सीख कर के मज़े लेते हैं ना, मेरा अगर मैं कुछ नयापन नहीं कर पा रहा हूँ तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। कुछ गलत सीख लिया तो गड़बड़ होती है। तो ये चल रही है जर्नी। तो फाइनेंस सीख रहे हैं अपन दोनों एक साथ मिल करके। कैलाश लिख रहे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट को बना सकते हैं क्या? डीमैट अकाउंट बना सकते हैं, पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ट्रेडिंग नहीं कर सकते। कमलेश जी, एप्पल स्टोर पर मैं ना अभी आज मेरे पास समय नहीं है, कल और परसों 2 दिन बैठूँगा, तो ऐप स्टोर पर हमने अकाउंट परचेज़ कर लिया है। लेकिन उस पर आप अकाउंट से आपको ऐप स्टोर मतलब वो बन चुका है एप्पल के लिए भी हमारा एप्लीकेशन, बस उसको कल परसों में इंटीग्रेट करना है ना? सौरभ सर बिल्कुल मिलेगी आपको फाइनेंशियल लिटरेसी फाइनेंस के अंदर इस लेवल पर मिलेगी कि जिस दिन इससे ऊब जाऊँगा, ये भी मैंने टाइम लगाया हुआ है, 3-4 साल एटमैक्स में इसमें उधम मचाऊँगा, फिर कुछ और देखते हैं। मतलब अल्टीमेट गोल तो अध्यात्म है। मुझे लास्ट में क्या पढ़ाना है वो भी मैंने सोचा हुआ है, और लास्ट में मुझे वेद पढ़ाने हैं। वेद पढ़ाने हैं, उपनिषद पढ़ाने हैं, और पढ़ाते-पढ़ाते ही मरना है। मतलब आखिरी चॉइस पढ़ाना ही है, लेकिन हाँ, सब्जेक्ट बदलते रहेंगे। तो उन सब्जेक्ट्स में फिलहाल फाइनेंस चल रहा है, बीच में लॉ आ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ थोड़े समय बाद, अभी तो नहीं, कम से कम 5-7 साल बाद, फिर मैं वेद में और उसमें वो आखिरी मन है। ठीक है? तो बस आज के लिए इसी के साथ वीकेंड पर हैप्पी वीकेंड। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे मतलब ऐसे ज्ञानी जन हैं जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, तो मुझे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और बाकी जो मुझसे छोटे हैं, उन्हें मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच।